परम आदरणीय स्वर्गीय श्री गुरुजी श्री जितेंद्र जी के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए प्रणाम करते हुए आप सभी का मैं अंकित शर्मा आपके अपने चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है हमारी वो है लॉ ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य विधि के विषय में। तो जो साक्ष्य विधि है इसको हम पैड पर ही आपको समझा रहे हैं। चलिए चलते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य विधि, जो कि भारतीय साक्ष्य विधि अधिनियम 1882 के अंदर में आती है। इसमें परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। जैसे ये प्रश्न है स्वीकृति से वाला, इसमें शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में 100% क्वेश्चन आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट यार, पहले कई बार रिवाइज्ड भी है। ठीक है, पिछले साल तो शॉर्ट में आया था, उससे पहले लॉन्ग में आया था, तो आता ही रहता है। प्रश्न पढ़ते हैं कि भैया स्वीकृति से आप क्या समझते हैं, स्वीकृति किन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है और स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर क्या है। चले जी। तो जैसा कि स्वीकृति की परिभाषा यहाँ मैंने धारा 17 लिखा है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, ठीक, स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है जो किसी सुसंगत तथ्यों या विवादित तथ्यों के विषय में किए जाते हैं। यानी कि वो जो सुसंगत और विवादित तथ्यों के विषय में किए जाने वाले वक्तव्य होते हैं उनको हम स्वीकृति कहते हैं। समझ में आई? कहने का मतलब जो स्वीकृति है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसका उस संबंध में कोई हित निहित हो। भाई मान लिया अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो अगर वो मना करेगा तो उसका हित है कि भाई बच जाएगा, तो ये स्वीकृति की बात होती है। या धन से रिलेटेड कोई हित है, एक पक्ष कहेगा कि ये मेरा धन है, दूसरा कहेगा कि मेरा नहीं है, तो यानी कि या तो वो मौखिक रूप से हो या दस्तावेजी कथन हो जो सुसंगत और विवादित तथ्यों के विषय में किए जाएं, वो होती है जी हमारी स्वीकृति। तो अगर मैं बात करूं स्वीकृति के जो लक्षण हैं वो कैसे होना चाहिए, देखो, जो स्वीकृति है अभियुक्त द्वारा जो स्वीकृति की जाती है वो या तो विवादित या सुसंगत तथ्यों के आधार पर होती है। दूसरी, स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी कथन के रूप में होनी चाहिए। सही है। अब स्वीकृति के जो प्रकार हैं उनकी तरफ चलेंगे। देखो जी, स्वीकृति के दो तरह के प्रकार हैं। न्यायिक स्वीकृति यानी जुडिशियल एडमिशन, दूसरा न्यायातिरेक स्वीकृति यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। जो न्यायिक स्वीकृति यानी कि जुडिशियल एडमिशन होते हैं वो क्या होते हैं, यानी पहला है अभिवचनों के द्वारा। कहने का मतलब अभिवचन कब होते हैं, जब कोई वाद दायर किया जाता है, केस डाला जाता है। वकील बनोगे सब समझ जाओगे, वैसा आप भी समझ गए होंगे। जब कोई केस दायर किया जाता है तो उस केस में अभिवचन दिए जाते हैं, तो उसमें जो अभिवचन किए जाते हैं वो लिखित किए जाते हैं वादी द्वारा प्रतिवादी को, जिसमें प्रतिवादी उनमें जो भी अभिवचन है कौन कौन से स्वीकार करेगा, कौन कौन से अस्वीकार करेगा, उसमें लिखा गया वह नियम में जो है नियम संख्या इतना स्वीकार करता हूँ, पॉइंट नंबर 5 अस्वीकार करता हूँ। तो वो जो है स्वीकृति होती है वाद के दौरान, यानी कि अभिवचनों के द्वारा। दूसरी बात होती है जी सूचना के उत्तर के द्वारा, यानी जो स्वीकृति की सूचना है वो उत्तर में की गई स्वीकृतियों द्वारा दी जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि अभिवचन वाद द्वारा प्लेंट तैयार किया गया, उसकी कॉपी प्रतिवादी को दी गई, प्रतिवादी ने क्या स्वीकार किए क्या अस्वीकार किए उसकी सूचना जो है प्रदान कर दी। तीसरी बात है वकीलों द्वारा किए गए कथन। जो वकील जो है कार्यवाही के दौरान पक्षों के
बीच में वकीलों द्वारा जो कथन दिए जाते हैं वो भी हमारी स्वीकृति होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी स्वीकृति जो है जो मुकदमे के दौरान, भाई मुकदमे के दौरान अभिवचनों द्वारा भी दी जाएगी, सूचना का उत्तर भी वकीलों द्वारा दिया जाएगा, वकीलों द्वारा किए गए कथन भी हैं, और जो परिप्रश्न होते हैं उनके जो उत्तर होते हैं वे भी लिखित रूप में दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यायिक स्वीकृति के अंदर में आते हैं, यानी कि ये जो है हमारी न्यायिक स्वीकृति कहलाएगी। तो जी अगली जो बात है वो है न्यायातिरेक स्वीकृति, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। जो मतलब न्यायिक स्वीकृति से बाहर की स्वीकृति होती है उन्हें कहते हैं न्यायातिरेक स्वीकृति, यानी कि जो जुडिशियल एडमिशन से एक्स्ट्रा होती हैं। अब इसे समझ लो, मैंने यहाँ लिखा है कि जो किसी भी समय वाद के अलावा की जाती हैं। कहने का मतलब जो स्वीकृति किसी भी समय वाद के अलावा की जाएंगी वो ही जो है न्यायातिरेक स्वीकृति की जाएगी। ठीक है, इनका जो प्रयोग है हमेशा उसी पक्ष के विरुद्ध किया जाएगा जो इन्हें स्वीकार करता है, जो इन्हें देता है। कहने का मतलब एक वाद होता है ए और बी के बीच में, इसमें ये वाद मान लो किससे रिलेटेड है, चोरी से ही रिलेटेड मान लो। अब ए ने चोरी करी बी के किसी मेडिकल स्टोर पे या कहीं भी, चलो मेडिकल स्टोर ही मान लो, इसने दवाइयाँ या कुछ भी चोरी किया। तो अब ये पकड़ा गया। अब ये तो कहेगा नहीं कि जी मैंने ये चोरी नहीं करी, तो ये बताएगा जी हाँ मैंने करी, पकड़ा गया। तो अब इसमें स्वीकृति उन चीजों की होगी कि कौन सी चोरी करी है, नहीं। अब ये मना तो करेगा नहीं, तो जो यो एक्सेप्ट करेगा, अब ये जो स्वीकृति है इसी के विरुद्ध प्रयोग की जाएंगी। लेकिन क्योंकि इसमें इसका हित है, अगर वो दवाइयों की बात करेगा, धन संबंधित भी बात करेगा, कितना हुआ, तो सारी चीजें होती हैं। तो जो इनको करता है उसी के विरुद्ध ये प्रयोग की जाती हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जब न्यायालय उन परिस्थितियों में उनकी जांच करने पर अगर उनको असत्य समझता है तो इन्हें स्वीकार करने से मना कर देगा। अगर भाई कोर्ट को लगता है कि ये आदमी बचना चाहिए, इसने किसी मजबूरी में काम कराया, इतना चोरी नहीं की, पकड़ा गया, लेकिन चोरी का इसका इरादा था, तो उन स्थितियों में जो है बात चीज़ें बदल जाएंगी। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वीकारकर्ता जो है, जैसे ए स्वीकार करता है, जो स्वीकार करता है केवल तथ्यों से संबंधित स्वीकृतियों के लिए ही बाध्य किया जा सकता है। विधि से संबंधित विषयों में स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसमें स्वीकार ही होगी। यानी कि अगर इसे बाध्य किया जाएगा तो तथ्यों से रिलेटेड ही किया जाएगा, जो तथ्य सामने आए। अगर सवाल आता है विधि के प्रश्न का तो वहां उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये न्यायातिरेक स्वीकृति का महत्वपूर्ण लक्षण भी है। और न्यायिक कार्यवाही में स्वीकृति का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि एक पक्ष सिद्ध करेगा कि दूसरे पक्ष ने किसी मामले में कौन कौन सी चीजें स्वीकार की हैं, जिससे न्यायालय का जो काम है वो इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये है। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्वीकृति और संस्वीकृति के बारे में। स्वीकृति का मतलब होता है एडमिशन और संस्वीकृति का मतलब है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब भाई किसी आदमी को अपराध बोध होगा तो जाकर कन्फेस कर लेगा कि यह अपराध मेरे द्वारा किया गया है। स्वीकृति जो मैंने बताया कि वो जो तथ्य सुसंगत या विवादित होता है, विवादित मामलों में स्वीकृति दी जाती है। तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि धारा 17 से 21 के बीच में स्वीकृति के विषय शामिल हैं और संस्वीकृति के जो विषय शामिल होते हैं धारा 24 से 30 के अंदर में। ये आप पहला अंतर लिख सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो स्वीकृति है दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों में शामिल की जाती हैं। मतलब भाई कोई दीवानी मामला है, लड़ाई झगड़े का मामला है, किसने क्या किया, ठीक है, और जो आपराधिक कार्य है मतलब रेप है, मर्डर है, इन मामलों में। लेकिन जो संस्वीकृति है कन्फेशन केवल आपराधिक कार्यवाहियों में लागू होगा। मान ले
अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है कि भाई मेरे द्वारा यह अपराध किया गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो ऐसी वाली चीजों में वो अपराध है, यानी कि अपराध बोध होता है। जो स्वीकृति है वो निश्चयात्मक प्रमाणन नहीं होती। भाई उसमें निश्चय तक पहुंचने के लिए उसकी जांच पड़ताल की जाती है, सारे काम किए जाते हैं। और जबकि कन्फेशन में व्यक्ति खुद ही स्वीकार कर रहा, कबूल कर रहा कि मेरे द्वारा किया गया ये अपराध है, तो इसलिए वो जो है निश्चयात्मक प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि इसमें अभियुक्त के द्वारा अपराध स्वीकार कर लिया जा। अब तीसरी बात यहाँ करेंगे हम कि जो स्वीकृति है, स्वीकृति को चूंकि निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। चूंकि वो निश्चयात्मक प्रमाण है तो इसमें साक्ष्य की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहने का मतलब साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना इसको आवश्यक नहीं है। अब बात करेंगे मित्रों स्वीकृति की। जो स्वीकृति करता है उसी के विरुद्ध प्रयुक्त की जाती है। स्वीकृति को जो आदमी एडमिट करेगा उसी के अगेंस्ट वो प्रयोग की जाएगी। तुमने ये मर्डर कत्ल किया, वो कहेगा हाँ जी, अच्छा आ जा बेटे लाइन में, तो ऐसा हो जा। ठीक है जी। अब बात करेंगे चौथी, किसी एक के संस्वीकृति करने पर, कोई एक आदमी अगर संस्वीकृति कर ले तो जितने भी लोग हैं वो उनके सबके विरुद्ध प्रयुक्त की जाएगी। फर्ज करो एक आदमी जो है, इसका जो मर्डर किया गया है वो 4 आदमियों ने मिलकर करा, ठीक है, और 4 आदमियों में से एक आदमी कह दे कि जी मेरे द्वारा इस आदमी को मारा गया, हम सब के द्वारा, तो वो सारों के खिलाफ ही प्रयोग करी जाएगी ना। तो एक का मसला ही क्या रह गया भैया इसमें। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि स्वीकृति और संस्वीकृति समझ में आ गई होगी। स्वीकृति का मतलब दीवानी और अपराधी कार्यवाही में जो प्रयोग की जा। संस्वीकृति का मतलब तो कन्फेशन ही हो, आप जान ही रहे हो, फिल्मों में देखा होगा ईसाई लोग जो है उसमें चर्च में जाकर फादर के सामने कि जी मेरे द्वारा अपराध हो गया तो चलो माफ हो गया, लेकिन कोर्ट में फादर नहीं, कोर्ट में बड़े वाला आदमी हो, जज साहब हो, वो ऐसा माफ नहीं करते कन्फेशन करने पे। ठीक है, ये है कि अपराध में सजा जरूर थोड़ी बहुत कम हो जा। तो भैया जैसे कि अगली बात है हमारी कि जी कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। देखो दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के जो पक्ष होते हैं वे स्वीकृति कर सकते हैं, सही है। वैसे सेक्शन 18 में आ जाओ। और ऐसे पक्षों का कोई प्राधिकृत अभिकर्ता, यानी कि अगर किसी पक्ष ने ये कहा कि भाई हमसे तो बोलना नहीं जाता, आप हमारी तरफ से कर लो, तो वो कह सकता है कि जी हाँ इसने ये काम किए हैं, वो लिख के देगा ना ऐसा कोर्ट में कि ये मेरे द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता है। और प्रतिनिधि के रूप में वाद दायर करने वाला व्यक्ति, ऐसा आदमी जो प्रतिनिधि के रूप में वाद दायर कर रहा है, ठीक, तो वो उस रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। अगली बात है विषय वस्तु में स्वामित्व संबंधी हित रखने वाला व्यक्ति। फर्ज करो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला है, उसमें वादी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी है जिसका उसमें हित है ना, जिसने वाद दायर रखा, तो वो भी जो है स्वीकृत कर सकता है। 5वीं बात, वादी द्वारा विषय वस्तु से संबंधित कोई हित प्राप्त करने वाला। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिसमें किसी अन्य का हित है तो वो अन्य व्यक्ति जो है वो भी स्वीकृति कर सकता है। और 6ठी बात ये है मित्रों कि जिसे वादी द्वारा विवाद की जानकारी के लिए प्राधिकृत किया जाए। भाई जैसे वकील साहब हैं, वकील साहब को भी प्राधिकृत करा जाता है वादी के द्वारा कि भाई विवाद की जानकारी है इन्हें। सारी बात तो हर कोई नहीं कह सकता, अगर सारी बात सभी करने लगे तो वकील लोग की जरूरत ही क्या, हमारा तो काम ही धंधा ठप हो जाएगा, सही नहीं भाई। ओके, अब अगली बात भैया ये है कि देखो स्वीकृतियां स्वयं स्वीकृति करने वाले द्वारा, जो व्यक्ति स्वयं स्वीकृति करता है, स्वीकृतियां उसके द्वारा या उसके लिए प्रमाणित नहीं की जा सकती। नियम है जी यो धारा 21 में।
कहने का मतलब क्या है, देखो कि जो व्यक्ति स्वीकृति करेगा या उनके उत्तराधिकारियों के खिलाफ स्वीकृतियां होती हैं वो सुसंगत हैं और वो सिद्ध भी की जा सकती हैं, ठीक। लेकिन उन्हें जो आदमी करेगा उस व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि वो व्यक्ति अभी स्वीकृति कर रहा है। फर्ज करो किसी मामले में किसी संपत्ति में वाद अपने हित का दावा करता है, जो संपत्ति फिलहाल बी के पास है, तो अब ये जो है बी हो या ए हो अपने पक्ष में स्वीकृति करेगा, तो अब ये जो है सिद्ध करनी आवश्यक है। लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी हैं, ए के मान लें हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा ए के बच्चे हैं, तो ये जो इनके उत्तराधिकारी हैं इनके खिलाफ भी वो सुसंगत होगी, वही स्वीकृति मानी जाएगी। अब इसका जो अपवाद है, अपवाद की अगर मैं बात करूं, फर्ज करो ए मर गया, अब इनकी ओर से जो स्वीकृति है वो जो है मतलब क्या की जा सकती है, सिद्ध की जा सकती है, लेकिन इसके जीते जी सिद्ध नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब किसी की ओर से तब की जाएगी जब वो व्यक्ति या तो मर गया हो, या दूसरी बात इसकी कोई ऐसी अवस्था आ गई हो कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता या अपनी बात तर्कसंगत नहीं दे सकता, सुसंगत नहीं हो सकती, या कई ऐसी बात आ गई हो कि भाई ऐसी अवस्था आ गई कि मिथ्या कथन की कोई संभावना नहीं है, या स्वीकृति के रूप में वो नहीं अपने बयान दे सकता या सुसंगत है, तो ऐसी अवस्था में इनकी ओर से वो सिद्ध करने की जो है आवश्यकता है। तो कहने का मतलब इसमें ये है, जो व्यक्ति स्वयं सिद्ध स्वीकृति करता है उसके लिए उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। भाई ए और बी का वाद बताया हमने, इसमें ए का जो वाद है बी के ऊपर है, बी प्रतिवादी है, किसी संपत्ति को लेकर के है, तो ए के जो कथन हैं वे कथन सिद्ध करे जा सकते हैं। लेकिन अगर यो ए ही ना हो और बाद में जो प्रतिवाद उसके उत्तराधिकारी है अल्फा बीटा गामा, तो इनकी ओर से वो सिद्ध करी जा सकती है। तो ये है जी मसला, ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संस्वीकृति की सुसंगति के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सिद्धांत हैं सुसंगति यानी संस्वीकृति की सुसंगति के संबंध में, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले, हालांकि सुसंगति को मैंने पहले भी बता दिया क्या है, पर थोड़ा सा इसके उद्गम के विषय में बात कर लें। भाई जो कन्फेशन है, कन्फेशन यानी संस्वीकृति को जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसके अंदर में ऐसा बताए करें जी कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा का कन्फेशन है, ठीक है, ये जो अंग्रेजी भाषा का कन्फेशन है, हिंदी में संस्वीकृति कहते हैं, ये लैटिन शब्द कन्फेटरी से लिया गया, ठीक। जहाँ पर कॉन्फेटरी में कान का मतलब तो समाप्ति है और फैक्ट्री का मतलब है जी कहना, यानी कि ऐसा तथ्य या ऐसी बात कहकर समाप्त की जा सकती है जिसके आगे कहने सुनने की कोई गुंजाइश ही ना बची हो, तो वो हो कन्फेशन। अगर इसकी हम बात करें कि किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी दोषिता की निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति संस्वीकृति कहलाती है। जो संस्वीकृति कहलाएगी अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा अपनी दोषिता यानी कि अपने दोष को सामने लाना, बताना, और निष्कपट रूप से, यानी कि किसी व्यक्ति से गलती से कोई अपराध हो गया हो, वो निष्कपट व्यक्ति होता है, और पूर्ण स्वीकृति होती है, वो जिसे आभास होता है वो संस्वीकृति कहलाता है। इसीलिए ये परिभाषा बनी
कि किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी दोषिता की निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति ही संस्वीकृति है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको भाई, किसी ऐसे आदमी के द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिस पर अपराध का आरोप है, ये हो गया आरोप, जिस पर अपराध का आरोप है, और अगर ये कर लेता है एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेता है, तो उसके कथन से ये अनुमान हो जाता है कि उसने जो है अपराध किया है। यही यानी संस्वीकृति है, यानी कि कन्फेशन है। अब बताएंगे जी एक केस के माध्यम से। साहू बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया रिपोर्ट 1966 सुप्रीम कोर्ट का एक केस था। इसमें धारा 17 से लेकर के 30 तक के प्रावधानों की विवेचना करने पर पता चला कि जो कथन होता है, कथन तो है जी एक जाति, और स्वीकृति है उपजाति, और संस्वीकृति है अनुजाति। ठीक है भाई, जाति होगी, मान ले जैसे किसी की जाति होगी, क्या होगी, ब्राह्मण होगी। उपजाति हो गई उसकी, जैसे भारद्वाज गोत्र है या कोई और गोत्र है। और संस्वीकृति होगी जी, अब वो काम क्या कर रहा, अनुजाति, यानी कि मास्टर है या क्या है, इस तरीके से मान के चलो आप इसे, क्योंकि पूरा वेदों का ज्ञाता तो मैं भी ना हूँ, और ऐसा आप समझदार आदमी घर के हैं, समझ लोगे। अब बात है महोदय, कह सकते हैं हम इस बेस पे कि भाई कथन एक जाति है, स्वीकृति एक उपजाति है, और संस्वीकृति एक अनुजाति है। ठीक है, तो इस बेस पे क्या कह सकें कि स्वीकृति किसी अभियुक्त द्वारा अपने दोष की निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ भी बताया है, ये बताया यहाँ पे, तो किसी अभियुक्त द्वारा अपने दोष की निष्कपट और पूर्ण स्वीकृति करना होता है। कैसा होता है कि उसने अपराध किया है जिसका आरोप लगाया गया है। एक व्यक्ति है, ठीक है, जिस पर जो आरोप लगाया गया है, आरोपित किया गया है इसको, और इसने अपराध स्वीकार कर लिया गया है इसके द्वारा। दूसरी बात, उसने अपराध नहीं किया है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है, परंतु ए के जो कथन है, स्टेटमेंट है, उसके द्वारा ये स्पष्ट होता है कि ए के द्वारा अपराध किया गया है। तो ये दोनों बातें भी आपने लिखनी है, क्या कि उसने अपराध किया है जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, और उसने अपराध नहीं किया है, बल्कि उसका जो कथन है उसके द्वारा अपराध जो का बोध जो है प्रकट हो जाता है। अब अगला स्टेटमेंट है, जैसे कि प्रश्न है, प्रश्न में बताया था कि संस्वीकृति की सुसंगति के संबंध में। अब जब संस्वीकृति कन्फेशन की सुसंगति यानी रेलेवेंसी के संबंध में बात बतानी है, तो कन्फेशन की कब रिलेवेंट होती है, कब सुसंगत होती है, चलिए इस बारे में। ये रिलेवेंट होगी कब, जब कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दी गई हो, भले ही वो पुलिस अभिरक्षा में हो, यानी कि वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कन्फेशन की जानी चाहिए, चाहे तो वो पुलिस कस्टडी में हो। दूसरी बात ये रहेगी महोदय, क्या कि पुलिस अभिरक्षा में, क्या पुलिस अभिरक्षा के दौरान कोई साक्ष्य प्रदान किया जाना, कोई साक्ष्य उसने दे दिया कि भैया, जैसे कहीं पे मर्डर कर देता है कोई आदमी, वो कहता है कि हमने उस लाश को वहां पर दबा कर रखा है और ये उस चाकू है, तो साक्ष्य दे दिया, तो ये भी जो है कन्फेशन माना जाता है। और तीसरी बात ये है क्या कि भाई जो कन्फेशन है वो उस अवस्था में दी गई हो जब उसके ऊपर धमकी का प्रभाव ना रहा हो, धमकी का प्रभाव ना हो, यानी कि बिना किसी जोर दबाव के उसने वो कन्फेशन की हो। चौथी बात यह है कि जहां पर अभियुक्त को चेतावनी दे दी गई है कि आप कोई भी स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य
नहीं है और ऐसी कन्फेशन के खिलाफ सबूत के रूप में प्रयोग की जा सकती है। जो ये कन्फेशन है ये सबूत के रूप में प्रयोग की जा सकती है। तो जो कन्फेशन है इन कंडीशंस में क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी, सुसंगत होंगी। तो ये इसका जो है, जब रिलेवेंट सुसंगत होती हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी कि जो कन्फेशन है इरिलेवेंट होंगी, यानी कि विसंगत होंगी। भाई जब सुसंगत हैं तो विसंगत भी तो होनी चाहिए कि नहीं परिस्थितियों में। वह कौन कौन सी परिस्थितियां? भाई पहली बात, अगर दबाव में कोई कन्फेशन ली गई हो, यानी कि धमका करके, जोर दबाव में, ठीक है, मान लें किसी प्राधिकृत न्यायालय, जो न्यायालय के रूप में किसी प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से दबाव दिया गया हो कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे। दूसरी बात, जहां अभियुक्त ने किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई कन्फेशन प्राप्त करी हो, क्योंकि पुलिस को देख के तो बंदर भी नाचने लगे, तो वो विसंगत होगी, यानी कि इरिलेवेंट होगी कन्फेशन जो है। और तीसरी बात, जहां अभियुक्त ने मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अफसर के सामने दी हो, यानी कि अनुपस्थिति में किसकी, मजिस्ट्रेट। तो अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई रिलेवेंट कब होगी, जब मजिस्ट्रेट के सामने दी हो, भले ही वो पुलिस कस्टडी में हो, है ना, और पुलिस कस्टडी के दौरान दिया गया साक्ष्य और धमकी का प्रभाव ना हो, और उसे बता दिया गया हो कि भैया आप जो कन्फेशन देंगे वो आपके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है। तो ये तो होंगी रिलेवेंट। अब इरेलीवेंट यानी विसंगत कब होंगी, जब दबाव में हो, पुलिस के सामने हो और मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अफसर के सामने हो। तो इस चीजें हैं ये जब सुसंगत और जब विसंगत होंगी। ठीक है जी। तो श्रीमान जी, अब हमारा जो पॉइंट है वो है पुलिस अफसर के सामने की गई संस्वीकृति, जो कि सेक्शन 25 और सेक्शन 26 के अंतर्गत बातें करती हैं। क्या करती है? नंबर 1 बात करेगी जी कि पुलिस सेक्शन 25 और सेक्शन 26 के अंडर में, यानी कि एविडेंस लॉ के अंडर में क्या बात करेगी कि पुलिस अफसर के सामने की गई संस्वीकृति मान्य नहीं होगी। मान्य नहीं होगी जब तक कि वो क्या है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ना हो। और दूसरी बात ये होती है, जो धारा 25 और 26 में प्रोवाइड किए गए प्रावधान है, प्रोविजंस है, उनके अकॉर्डिंगली कि स्वीकृति जो मान्य नहीं है, जो किसी व्यक्ति ने ऐसे समय में की हो जब वो पुलिस हिरासत में था, पुलिस हिरासत के समय जो कन्फेशन है ये माननीय नहीं होंगी, वैलिड नहीं होंगी। जो हमारी संस्वीकृति होती है उसका उद्देश्य क्या है और उसका सिद्धांत क्या है? देखो जी, इसका यही सिद्धांत है, यही इसका उद्देश्य है कि जो कन्फेशन पुलिस के सामने की जा रही है वो जो है इसलिए मान्य नहीं होगी, हो सकता है कि पुलिस ने उसको जो है टॉर्चर के माध्यम से प्राप्त करा हो, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के द्वारा पैसे ढीले ले लुआ के, जोर दबाव दे के, नेताओं के प्रेशर में आके कन्फेशन प्राप्त कर ली जाती है। तो पुलिस अधिकारियों को इन शक्तियों का, जो उनको प्रदान की गई है, उन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। ठीक है। एविडेंस लॉ की सेक्शन 25-26 के सिद्धांतों के अंदर ये उद्देश्य है कि भाई व्यक्ति को पुलिस के टॉर्चर से बचाया जाए ताकि न्याय जो है शाश्वत हो सके। ठीक है। और जिन आधारों पर कन्फेशन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता हो वो स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि संस्वीकृति सर्वोच्च साक्ष्य होती है। क्योंकि मानव जो होता है उसका अनुभव जो है ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने हित के खिलाफ तथ्य को स्वीकार नहीं करेगा। जो कुछ अपने हित और लाभ के खिलाफ स्वीकार करता है
उसे सत्य होने की उपधारणा की जाएगी, और जब तक उसको असत्य स्वीकार ना कर दिया गया हो, असत्य सिद्ध ना कर दिया गया हो, मतलब एक कोई आदमी जो है अपने हित में कभी भी कन्फेशन नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए उसको असत्य साबित करने की जो है कोशिश करी जाएगी। अगर वो सत्य साबित हो जाता है तो कन्फेशन जो है मान्य हो जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद हैं सेक्शन 25 और 26 के। वो क्या हैं? तो सेक्शन 25 और 26 का जो अपवाद है वो है जी सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है और उसके द्वारा प्रदान किए गए जानकारी या उसके बारे में इकट्ठी की गई जानकारी संस्वीकृति की श्रेणी में आती है, तब वह कन्फेशन मानी जाएगी। मान ले ए ने बी का मर्डर कर दिया, जिस वेपन से बी का मर्डर किया है ये वेपन जो है कन्फेशन के रूप में काम करेगा, और जो बॉडी है वो जो है प्राप्त होगी वो काम करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, उसके खून से लथपथ कपड़े जो इस चीज़ का जो है गवाही मतलब बताते हैं कि इसके द्वारा मर्डर किया गया है। तो सेक्शन 27 जो है 25 और 26 का अपवाद है, ठीक है, जो ये बताते हैं कि भाई अगर वो साक्ष्य जो है कन्फेशन की श्रेणी में अपने आप ही आ जाता है तो वो वैलिड होगा, मान्य होगा। अब बात करेंगे धारा 27 के लागू होने की जो कंडीशंस हैं वे क्या क्या हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जिस तथ्य का सबूत दिया जाता है वो तथ्य विवादित तथ्य से सुसंगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत यानी कि रिलेवेंट, वो जो है रिलेवेंट होना चाहिए। जो साक्ष्य या सबूत दिया गया है विवादित तथ्य से, ए का मर्डर किया गया है, चाकू जो है उस बॉडी से रिलेवेंट होना चाहिए। जिस तथ्य का पता चला वो अभियुक्त की सूचना से चला हो, यानी कि तथ्य जो है अभियुक्त द्वारा पता चला हो। तीसरी बात है, सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो, ये भी जो है अभियुक्त होना चाहिए। किसका? अपराध का, जिस व्यक्ति ने सूचना दी हो। और चौथी बात यह है कि सूचना देने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुलिस कस्टडी, वो जो है पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। और पांचवी बात है कि हिरासत में होते हुए भी किसी अभियुक्त से प्राप्त सूचना के फलस्वरूप तथ्य का पता चलने का साक्ष्य दिया गया हो। मतलब भले ही वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके बावजूद भी जो साक्ष्य है, तथ्य है, उसका पता जो है प्राप्त किया गया हो अभियुक्त के द्वारा। और ऐसी सूचना का केवल उतना भाग जितना पता चले हुए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है सिद्ध किया जा सकता है। मतलब जो बात पता चली वो सिद्ध होनी चाहिए। तो जो धारा 27 है ये बताती है कन्फेशन से रिलेटेड कि कौन कौन सी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जो है हमारे सामने हैं, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ये है, जो धारा 27 है, धारा 27 जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें रेलेवेंट चीज़ें हों। और फर्ज करो कि एक आदमी जो है बी की ज़मीन में किसी को गाड़ देता है मार करके, तो ये सूचना से तो सुसंगत होनी चाहिए कि ए कहता है कि मैंने किसी व्यक्ति को बी की ज़मीन में गाड़ दिया है, फिर बी कहता है कि मैं उस स्थान पर जाकर दिखा दूंगा जहाँ पर मैंने उसको गाड़ा है, फिर वो कहता है कि
ये वो वेपन है जिसके द्वारा मैंने बी को मर्डर किया है। और मतलब वो सारी चीज़ें यानी कि वो सुसंगत भी है और अभियुक्त द्वारा खुद बताया गया भी है, अभियुक्त का आधार भी है, और पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया, पुलिस ने इसको सारी चीज़ें उगलवा भी ली, सारी चीज़ देख भी ली, और वह सारी चीज़ें सिद्ध भी हो रही हैं। तो यहाँ पर धारा 27 पूर्ण रूपेण लागू है। तो ये सारी कंडीशंस धारा 27 के ऊपर है। तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि कन्फेशन की हमने अभी जो पढ़ी है, कन्फेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, कन्फेशन की हमने यहाँ पर क्या है रिलेवेंसी पढ़ी है और इरिलेवेंसी पढ़ी है, यानी कि सुसंगतता पढ़ी है, विसंगतता पढ़ी है। पुलिस अफसर के सामने की गई कन्फेशन मान्य नहीं होगी अगर वो पुलिस हिरासत में है। और संस्वीकृति का जो उद्देश्य और सिद्धांत है वो क्या है भाई, लोगों को टॉर्चर वगैरह से बचाना, पुलिस के खौफ से बचाना, नहीं तो तानाशाही आ जाएगी। और वो कौन कौन सी कंडीशन है जब पुलिस को दी गई गवाही या सूचना जो है वैलिड होगी, वो धारा 27 के अंदर में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट किया है, एक तो स्वीकृति यानी कि एडमिशन और दूसरा कन्फेशन। तो यहाँ पर दोनों कंप्लीट हो गई है। इसमें अब एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा है। वीडियो अच्छी लगी और पेपर और पैड पे अगर आपको समझ में आ रहा तो उसमें आपको मुझे सूचित करें और उसमें बताएं कि भैया आपने ये, और मैंने आपकी बार गति भी स्लो रखी है, तो मुझे बताना ज़रूर कैसी लगी। तो आपका पेपर अच्छा हो और थैंक यू सो मच। अपना कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना भैया अगर अच्छी लगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।